तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। टाइप्स ऑफ मनी। एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ मनी हैज़ गेन सिग्निफिकेंस डिपेंडिंग ऑन द नीड of the society and the availability of resources at that time. The major four types of commodity are as follows. तो क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों को जिसकी सिग्निफिकेंस है उसको हम मनी बनाते आए हैं। मतलब पहले के ज़माने में जब बार्टर सिस्टम थी तब बहुत सारी वस्तुओं को वस्तु के बदले वस्तु एक्सचेंज हो जाती थी। तो अनाज को, औजार को, मतलब मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मुंबई में म्यूज़ियम है, मॉनेटरी म्यूज़ियम, वहाँ पर मैंने विज़िट किया है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि पहले के ज़माने में चीज़ें एक्सचेंज होती थी तो वो वहाँ पर रखा है एक्सचेंज के लिए। औजार एक्सचेंज होते थे राजा महाराजाओं के ज़माने में। फिर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, और मतलब राजा महाराजाओं के फिर वो उनका सिक्का लगा के उनके कॉइन्स बनाते थे। इस तरीके से वहाँ पर रखी हुई सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे समय बढ़ते गया या जिस समय पर जिस चीज़ की नीड थी उसको ही एज अ मनी एक्सेप्ट किया गया। अब इसके मेजर 4 टाइप है, ठीक है। कमोडिटी मनी, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी और कमर्शियल बैंक मनी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी। नाउ कमोडिटी मनी। सी कमोडिटी मनी मतलब अभी मैंने बताया आपको कि कमोडिटी मनी यानी कमोडिटी मीन्स वस्तु, किसी भी वस्तु को एज अ मनी एक्सेप्ट करना, दैट इज कमोडिटी मनी, ठीक है। कमोडिटी मनी यानी जो सी शेल होता है, शंख, उसको भी एज अ मनी इस्तेमाल किया गया है एक ज़माने में। अदर कंट्रीज़ में उसके एवज में चीज़ें ली जाती थी। टोबैको, बीट्स, पर्ल्स, स्टोन्स, टी, शुगर, इन सभी को एज अ मनी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद फिर कमोडिटी मनी में गोल्ड आता है, गोल्ड कॉइन्स आते हैं, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, कॉपर आता है। ये सारी चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ कमोडिटी मनी। ओके, सो कमोडिटी मनी हर वो चीज़ जो मतलब जिसका इस्तेमाल करके हम वस्तुओं का एक्सचेंज कर पाते थे। तो वस्तुओं का एक्सचेंज करने के लिए वस्तु का ही इस्तेमाल करना, दैट इज़ व्हाट कमोडिटी मनी। नाउ एडवांटेजेस ऑफ कमोडिटी मनी। तो सो नंबर 1 एडवांटेज इज यूटिलिटी। कमोडिटी मनी, एडवांटेजेस ऑफ कमोडिटी मनी, नंबर 1 इज यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता, मतलब आपका सेटिस्फैक्शन लेवल। तो आपका जो कमोडिटी मनी है ये सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ा देती थी या सेटिस्फाइड कर देती थी। जैसे अगर किसी ने शंख दिया है, ओके, शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ कमोडिटी मनी, या गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ कमोडिटी मनी, गोल्ड कॉइन्स या कुछ भी, तो उसको हम वस्तुएं एक्सचेंज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके हम ऑर्नामेंट्स बनाकर भी पहन सकते हैं। तो मतलब कमोडिटी मनी जो आपके पास है उसको आप इस्तेमाल खुद भी कर सकते हो, या उसके अगेंस्ट आपको कोई दूसरी चीज़ चाहिए तो आप वहाँ पर भी उसको एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये एक फ़ायदा था कमोडिटी मनी में। दूसरा, स्टेबल वैल्यू इन केस ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। अगर आपके देश में पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इकोनॉमी में, तो कमोडिटी की जो वैल्यू है ना वो स्टेबल रहती है, इट रिमेन स्टेबल एंड डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी। ओके, मतलब पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट अगर आपके देश में है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इकोनॉमी में फिर भी कमोडिटी जो मनी है वो रिमेन स्टेबल रहती है, वो चेंज नहीं होती है। रूलिंग गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी के हिसाब से वो चेंज नहीं होती, ये एक फ़ायदा मिलता है। नंबर 3, वैल्यू ऑफ सेविंग रिमेन स्टेबल, ठीक है, वैल्यू ऑफ सेविंग्स रिमेन स्टेबल। सो in the case of commodity money, the money of saving remain constant and does not change as it observed in case of fiat money, when restless printing and supply can play havoc with the monetary stability of the nation. जो पेपर करेंसी होती है उसका वैल्यू कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन ये जो मेटल होता है इसका वैल्यू पेपर करेंसी के जैसा कम ज़्यादा नहीं होता है। और आप अगर देख रहे हो तो गोल्ड, ये एक गोल्ड ये इंसान नहीं बना सकता, इट्स नेचुरल रिसोर्सेस, ओके, एंड ये नेचुरल रिसोर्सेस थोड़े कम है, इसीलिए इसका वैल्यू हमेशा बना भी रहता है, ठीक है।
So this is one of the advantage. This is also one of the advantages of commodity money. Number 4, सिग्न्योरेज अवॉइडेड. सिग्न्योरेज अवॉइडेड मतलब सिक्के की जो ढलाई रहती है, यानी सिक्का जो बनाते हैं उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं रहती. एक बार बनाया उसको काफ़ी साल तक इस्तेमाल कर सकते. यही अगर आप कमोडिटी मनी का कंपैरिजन किसी और मनी में, जैसे आप पेपर करेंसी में करोगे, तो पेपर करेंसी जो रहती है उसके पेपर करेंसी के भी काफ़ी प्रकार रहते हैं. प्रकार मीन्स जो पेपर करेंसी रहती है उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं लोग, तो इस्तेमाल करने के बाद जो पेपर करेंसी बनती है उन पेपर करेंसी और 2 प्रकार में भी वो ढलती है. पेपर करेंसी जैसे आप कटे फटे जले नोट जलते हैं, कटते हैं, फटते हैं, उसमें कलर लगता है, ठीक है. तो ये अलग अलग टाइप में जाता है. वो टाइप फिलहाल याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन आगे किसी तो भी लेक्चर में वो ज़रूर आएगी वो चीज़ें, हम उसमें वहाँ पर उसको कवर कर लेंगे. तो नोट फटते हैं, जलते हैं, कटते हैं, ओके. तो ऐसे जो नोट रहते हैं वो एक डिफरेंट टाइप में रहते हैं. इसको मार्केट से विड्रॉल करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और फिर नए नोट छापने होते हैं. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिक्का बार बार ढलाई नहीं करना पड़ता यहाँ पर. तो ये एक फ़ायदा है. नो रिस्क ऑफ मनी बिकम डिफंड्स. Fiat money has the risk of becoming defunct sooner or later because it has no value. Inflation can leave a disastrous effect on the existence of this type of money. अभी जैसे हमने बात की है कि इसमें इसकी वैल्यू गिरने का ज़्यादा इम्पैक्ट, इसका वैल्यू गिरने का ज़्यादा चांस नहीं रहता. देखो करेंसी जो रहती पेपर करेंसी वो समय के हिसाब से उसमें, मतलब अगर इकोनॉमी में आपके इन्फ्लेशन है, वस्तुएं और सेवाओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके मनी की वैल्यू कम होते जाती है, ओके. लेकिन कमोडिटी मनी में कैसा है, कमोडिटी मनी एक्चुअली जनरली गोल्ड का ही इस्तेमाल या गोल्ड का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं हर जगह. तो गोल्ड कैसा है कि अभी हमने बात की है कि गोल्ड ये एक नेचुरल रिसोर्सेस है, कोई आदमी बना नहीं सकता इसको, राइट. और इसके कारण इसकी जो डिमांड है वो हमेशा बनी रहती है. अगर वस्तुएं और सेवाओं के दाम कम ज़्यादा हो गए तो मनी का जो वैल्यू है, मनी का वैल्यू, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये भी रहता है कि जो गोल्ड कॉइन्स है उसका इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब फेस वैल्यू और मेन वैल्यू सेम ही रहता है. जैसे गोल्ड अगर 10 ग्राम का है, और 10 ग्राम समझ लीजिए आज जैसे 48,500 रुपीज़ चल रहा है 10 ग्राम का रेट, तो आपको वो 10 ग्राम 48,500 का ही मिलेगा जब आप उसको बेचने जाओगे तो. बट नोटों में कैसा रहता है कि नोट जो है ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा होते हैं. जैसे जो पुराने 1000 के नोट हैं जो भी लीगल टेंडर नहीं है फिलहाल, तो वो 1000 रुपये के नोट 3.25 साढ़े 3 रुपये में बनते थे, 3 रुपये 27 पैसे में बनते थे. लेकिन हम उसको एज अ 1000 रुपीज़ इस्तेमाल करते थे, तो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ और था और उसका एक्चुअल वैल्यू कुछ और चलता था. दूसरी बात, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है तो समझ लीजिए कोई 10 रुपये की वस्तु है, ओके, तो 100 रुपये में हम वो क्वांटिटी में 10 खरीद सकते हैं. 10 रुपये की है तो 100 रुपये में 10 क्वांटिटी आएंगी. लेकिन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई अगर बढ़ती है और वो जो वस्तु 10 रुपये में मिलती थी अब वो वस्तु अगर 15 रुपये में मिलने लगी, ओके, तो 15 रुपीज़ में मिलने लगी, तो आज 10 क्वांटिटी खरीदने के लिए 150 रुपये खर्चा करना पड़ेगा. मतलब पहले से 50 रुपये ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे. इट मीन्स द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. सो ये रिस्क यहाँ नहीं है कमोडिटी मनी में, ओके. सो दीज आर दी 5 एडवांटेजेस ऑफ द कमोडिटी मनी. और अब ये हम लेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ कमोडिटी मनी. दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ कमोडिटी मनी. नंबर 1, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी. सी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब जो पेपर करेंसी है या अदर करेंसी है उसको आप उसके बहुत सारे स्मॉल एंड लार्ज डिनोमिनेशन है, ओके. नोट 5 रुपये का आता है, 10 रुपये का आता है, 20 रुपये का आता है, 50 का आता है, 100 का आता है, 500 का आता है, 200 का भी नोट है अभी तो भारत में, और 2000 का नोट है, ओके. अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 500 और 1000 ये तो बंद कर दिए उन्होंने पुराने, लेकिन अभी नए वाले शुरू हो गए, लेकिन 1000 आने का ही है. और 10,000 का नोट भी आरबीआई छाप चुकी है. तो नोटों में कैसे बहुत सारे डिनोमिनेशंस है और डिनोमिनेशंस कर सकते हैं, उसको लीगल टेंडर बना सकते हैं.
लेकिन मेटल में ऐसा डिविजिबिलिटी नहीं होती। 10 ग्राम का कॉइन, 5 ग्राम का कॉइन, ऐसे उनके ग्राम्स के कॉइन मतलब कॉइन्स रहते हैं, और जो पर ग्राम जो भी रेट होगा उसके हिसाब से ही वो चलता है। तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी रहती है कमोडिटी मनी में। एक्चुअली कमोडिटी मनी में लैक ऑफ डिविजिबिलिटी रहती है कंफर्म। बैंडवैगन इफेक्ट, commodity money also suffered from the bandwagon effect, where the price of commodity can rise or fall with the whims of the general public. For example, in the general, the people of nation decide that a commodity has no value. ठीक है, बैंडवैगन इफेक्ट यानी अब ये पब्लिक जो हम जिस देश में रहते हैं उनके मूड पर भी है। अगर उन्होंने कल डिसाइड किया कि ये मेटल की इतनी वैल्यू नहीं है, ये मेटल को हम इतना अच्छा नहीं मानते हैं, तो उसका वैल्यू गिरेगा, उसको नुकसान हो सकता है, उस कमोडिटी मनी का फिर नुकसान हो सकता है, उसका वैल्यू नीचे जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैल्यू। सो ascertaining the value of goods and service through commodity money is difficult, since it is difficult to determine the value of commodity money. commodity money का वैल्यू निकालना भी एक डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज ऑफ गुड्स, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अब ये बात सिर्फ गोल्ड कॉइन की नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, यहाँ पर आप सारे टाइप के मतलब कमोडिटी मनी का अगर हम बात कर रहे हैं तो जो वैल्यू है कमोडिटी की वो निकालना भी कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है यहाँ पर। क्वालिटी वेरिएशन, commodities used as a money may vary in quality, which can leads to complication. Usually low quality commodity derives the high quality commodities out of circulation. For example, in colonial New England, when horses were used as a commodity money, there was a tendency to use lower quality horse to pay back debt. See, quality variations is also most important here, because अगर हम बात करें, जैसे ये एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि इंग्लैंड में लोग अच्छे हॉर्स लेते थे और जब वापस करने की बारी आती थी तो लो क्वालिटी हॉर्स रिटर्न करते थे। सो ये एक डिसएडवांटेजेस है कमोडिटी मनी का। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि इसको गोल्ड के हिसाब से नहीं, इसको सारे कमोडिटी के हिसाब से समझिए। सी, क्वालिटी वेरिएशन अगर मैं आपको बात कहूँ तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, विच इज़ रिटन बाय बाबा साहेब आम्बेडकर, वॉल्यूम 12। उनका एक राइटिंग एंड स्पीचेस करके 21 बुक का एक पूरा कॉम्बो पैक आता है, उसमें 12 नंबर की किताब थी है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। बहुत अच्छी बुक है। इसमें मैंने पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड है या मनी स्टैंडर्ड है, तो किस तरीके से उस किताब में ये बताया है कि किस तरीके से पहले गोल्ड कॉइन्स चलते थे। फिर वो गोल्ड कॉइन्स जनरली अगर आप गोल्ड कॉइन्स की बात करोगे तो हमारे देश में, भारत में 16th सेंचुरी जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी का सब शुरू हुआ, यहाँ पर बिजनेस, और धीरे धीरे उन्होंने भारत पे राज करना चालू किए, तब हमारे देश में राजा महाराजाओं का शासनकाल था, तब गोल्ड कॉइन्स काफ़ी चलते थे। तो जो साउथ साइड के जो राजा लोग थे वो प्योर गोल्ड, 100% प्योर गोल्ड का इस्तेमाल करके कॉइन्स बनाते थे, और नॉर्थ साइड के जो राजास थे वो सिल्वर कॉइन्स पे ज़्यादा उनका फोकस था, और नॉर्थ साइड में जनरली मुस्लिम शासनकाल था, तो वो लोग सिल्वर कॉइन्स बहुत अच्छे और बहुत अच्छी क्वालिटी के बनाते थे, और साउथ में गोल्ड वाले। लेकिन जब ये लोग आए तो फिर इन्होंने वो, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसमें, मेटालिक, बायोमेटालिक, मोनोमेटालिक, तो उसमें धीरे धीरे उन्होंने अलग अलग जो कमोडिटी है लाइक कॉपर, निकेल, उसको ऐड करना शुरू किया, और उन कॉइन्स की जो क्वालिटी है उसको ख़त्म किया। ठीक है, तो धीरे धीरे फिर वो गोल्ड कॉइन्स जो राजा महाराजाओं के थे वो भी चलन में से बाहर होने लगे, क्योंकि वो लोग जब आए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले हमारे जो जहाँ पर कॉइन्स बनते थे, गोल्ड कॉइन्स मिंट, जो गोल्ड कॉइन्स की मिंटिंग होती थी, जहाँ वो बनाए जाते थे, सबसे पहले उस पर हमला हुआ, और फिर धीरे धीरे पूरे देश पर वो लोग आ गए। तब हमारे गोल्ड कॉइन्स इतने ज़बरदस्त हुआ करते थे कि वो यहाँ से अपने कंट्री में भी हमारे गोल्ड कॉइन्स भेज दिया करते थे। सो क्वालिटी वेरिएशन इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस कमोडिटी मनी।
रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी, ऑब्वियसली वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव, बाजार के उतार चढ़ाव के हिसाब से रिस्क भी होती है यहाँ पर. इवन थ्रू इन कंपैरिजन टू फिएट मनी द वैल्यू ऑफ कमोडिटी मनी रिमेन स्टेबल, स्टिल देयर एग्जिस्ट द रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी. देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले फिएट करेंसी के साथ इसका कंपैरिजन किया था, लेकिन वो कंपैरिजन तो ठीक है, लेकिन ये वोलेटिलिटी का जो रिस्क है वो कमोडिटी मनी में भी है. अगर आप देख रहे हो तो गोल्ड कॉइन्स जो है उसके भाव भी कम ज़्यादा होते रहते ग्रेजुअली. अगर आप 15 साल या 20 साल 25 साल का स्पैन देखते हो तो वो आपको 25 साल पहले कम था और आज ज़्यादा ही दिखेगा. लेकिन अगर आप डे टू डे या वीकली अगर मूवमेंट देखते हो किसी भी कमोडिटी की तो उसके प्राइस आपको दिखेंगे कम ज़्यादा. तो ये वोलेटिलिटी का रिस्क हर जगह है, हर चीज़ में है. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कमोडिटी मनी. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी नहीं समझता है तो इसको बार बार रिवाइंड करके आप देखिए, ठीक है, नहीं तो आप मुझसे कॉलेज में मिल सकते हैं. सेकेंड टाइप इज फिएट मनी, पेपर करेंसी. फिएट मनी यानी पेपर करेंसी को ही हम फिएट मनी बोलते हैं. द फिएट मनी इज दैट विच डज नॉट हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल रिसोर्सेस. पेपर करेंसी को हम कोई वैल्यूएबल रिसोर्सेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. द सप्लाई ऑफ फिएट मनी नीड्स टू बी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और मॉनेटरी अथॉरिटी एंड इट मे अफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इफ ओवर इशू और इज मिसयूज्ड. ये जो फिएट करेंसी होती है या पेपर करेंसी होती है, इसको छापने का अधिकार गवर्नमेंट के पास ही रहता है. हमारे भारत में, अमेरिका में, अगर आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, वहाँ की सेंट्रल बैंक. जनरली हर कंट्री की सेंट्रल बैंक को ही वहाँ के पैसे छापने का अधिकार होता है. और हमारे देश की सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 सेक्शन 22 के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में पैसे छापने का अधिकार है. पेपर करेंसी, कॉइन्स वैसे गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन गवर्नमेंट को आरबीआई बताती है कि नीड है तभी गवर्नमेंट कॉइन्स को मिंट करता है. इसलिए आपको जनरली कॉइन्स के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा दिखेगा और नोटों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, क्योंकि नोट्स जो है वो हमारे भारत में आरबीआई बनाती है. और गवर्नमेंट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इकोनॉमी में पैसे के फ्लो को यानी नोट लिक्विडिटी ऑफ मनी इन द मार्केट, इसको बनाए रखने का काम करती है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से इसको इकोनॉमी में मेंटेन करने का काम करती है, पेपर करेंसी को. ठीक है, तो क्यों मेंटेन किया जाता है? क्योंकि अगर पेपर करेंसी ज़्यादा हो गई इकोनॉमी में तो इन्फ्लेशन वस्तुएं और सेवाओं के दाम नीचे जाते, वस्तु और सेवाओं के दाम ऊपर आते, इन्फ्लेशन बढ़ता है. क्योंकि रिजर्व बैंक ने अगर पैसे छापे तो वो बैंकों के पास, बैंकों से पब्लिक के पास एज ए लोन आते हैं, लोन के माध्यम से आते हैं. फिर लोग लोन लेते हैं, कार लोन लेंगे तो कार की बिक्री बढ़ती है, घर लोन लेंगे तो हाउस लोन, होम लोन लेंगे तो होम की बिक्री, होम का सेल बढ़ता है, उससे होम की डिमांड बढ़ेंगी, कार की डिमांड बढ़ेंगी और उनके प्राइजेस हाइक होते हैं. तो इकोनॉमी में जितनी ज़रूरत है उतने ही पैसे छोड़े जाते हैं, उतनी ही करेंसी को निकाला जाता है. क्योंकि अननेसेसरी अगर ज़्यादा निकालेंगे तो वो इम्पैक्ट हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर, तो इसका ध्यान रखने का काम गवर्नमेंट का रहता है. सो फिएट मनी इज कॉल्ड पेपर करेंसी और पेपर स्टैंडर्ड हम इसे बोल सकते हैं. उसके बाद फिड्यूसरी मनी. Fiduciary money, whenever the issuing authority of money assure the customers to pay in different type of money, and when the customer can sell the promise or transfer it to some other person, it is called a fiduciary money. ठीक है, समझा? चलिए, नहीं समझा? Fiduciary money is generally paid in gold, silver or paper money. There are checks and bank note which are the examples of fiduciary money. ठीक है, फिड्यूसरी मनी किसको बोलते हैं हम? बैंक नोट को भी हम फिड्यूसरी मनी बोल सकते हैं, चेक्स को भी, मतलब पेपर करेंसी भी हमारा फिड्यूसरी मनी है. लेकिन फिएट मनी और फिड्यूसरी मनी, इनमें एक हल्का सा डिफरेंसेस है. जो फिएट मनी होता है वो क्या होता है? फिएट मनी ये लीगल टेंडर होता है. जैसे अब हमारा पुराना 1000 रुपये का नोट गवर्नमेंट ने 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री साहब आए और उन्होंने बोला कि अब से 500 और 1000 रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे. मतलब गवर्नमेंट की मान्यता उन नोटों को नहीं थी. आज वो नोट थे, लोगों के पास थे तब, लेकिन उसको एक्सचेंज रेट नहीं मिल रहा था, वो एक्सचेंज ही नहीं हो रहे थे, बाहर मार्केट में कोई ले नहीं रहा था. क्यों? क्योंकि वो लीगल टेंडर नहीं थे, गवर्नमेंट मान्यता नहीं थी उसको.
ठीक है। तो फिएट मनी जनरली ये लीगल टेंडर होते हैं, इसमें गवर्नमेंट मान्यता होती है। फ्यूडिशरी मनी चेक, अगर आप चेक की बात कर रहे हो, बैंक नोट की बात कर रहे हो, तो चेक या फिर डीडी, इसको कोई लीगल टेंडर की आवश्यकता नहीं है। तो फ्यूडिशरी मनी इनको बोल सकते हैं आप। ये एक हल्का सा डिफरेंस है इन दोनों में। ओके, द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फिएट मनी एंड फ्यूडिशरी मनी इज दैट फिएट मनी डिराइव्स इट्स वैल्यू ओनली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस ऑफ फ्यूडिशरी मनी एंड फिएट मनी। आई होप आपको समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, कमर्शियल बैंक मनी। सो दोस्तों, कमर्शियल बैंक मनी मतलब जो कमर्शियल बैंक रहती है वहाँ पे रखा हुआ पैसा। जैसे अभी मैंने पैसे कमाया, मैंने बैंक में अकाउंट ओपन किया, फिर वो अकाउंट कोई भी हो सकता है, कासा राफा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या आरडी एफडी। तो मैंने डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं हम कासा को, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को, वहाँ पे मैंने पैसे रखा है। ठीक है, सो कमर्शियल बैंक मनी और डिमांड डिपॉजिट आर क्लेम अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच कैन बी यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट फ्रॉम विच फंड्स कैन बी विड्रॉल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम by check or cash withdrawal without giving the bank on financial institutions any prior notice। तो जो बैंक में पैसे रखे हुए हैं जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट कमर्शियल बैंक मनी। आई होप आपको कमोडिटी मनी, फिएट मनी, फिड्यूसरी मनी और कमर्शियल बैंक मनी समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मॉनेटरी स्टैंडर्ड। मॉनेटरी स्टैंडर्ड refers to the commodity in which the value of money is determined। मॉनेटरी स्टैंडर्ड, सी मॉनेटरी स्टैंडर्ड जो है ना, मॉनेटरी स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि अलग अलग समय पर जब भी शासन हुआ है भारत में, ठीक है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि हम इसको हमारा मॉनेटरी मतलब अगर आप जैसे आज अगर आप बात करते हो तो आप आरबीआई की साइट पे कभी जाओगे तो वहाँ पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी दिखेंगी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी आज इकोनॉमी चलाने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अगर पैसों के, यहाँ पर मॉनेटरी स्टैंडर्ड के दो टाइप दिख रहे हैं, एक मेटालिक स्टैंडर्ड और दूसरा पेपर स्टैंडर्ड, राइट। तो ये जो मेटालिक स्टैंडर्ड है या जो पेपर स्टैंडर्ड है, मेटालिक स्टैंडर्ड और पेपर स्टैंडर्ड, ये दो टाइप है। तो आप मेटल कॉइन्स में बनाते हो, यहाँ पर दिख रहा है आपको कॉइन्स, मेटल्स में बनाते हो या नोट बनाते हो आप पेपर में, तो वो कितने इकोनॉमी में होना चाहिए, कितने ज़्यादा हो गए तो उसको निकालना, या कम पड़ गए तो उनको फिर से इकोनॉमी में उनकी लिक्विडिटी छोड़ना, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर मॉनेटरी स्टैंडर्ड नाउ। ओके, सो मॉनेटरी स्टैंडर्ड यानी जब अपने अपने समय पर मतलब पहले बार्टर सिस्टम चलता था तब के स्टैंडर्ड्स, गोल्ड स्टैंडर्ड्स वगैरह चलते थे, सिल्वर स्टैंडर्ड्स, वो सब उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे आगे। सो मेटालिक स्टैंडर्ड और पेपर स्टैंडर्ड, दो स्टैंडर्ड है, एक मेटालिक और पेपर। सो मेटालिक में आप देख रहे हैं यहाँ पर मोनोमेटालिक मतलब सिंगल मेटल का कॉइन, अगर वो गोल्ड है तो पूरा गोल्ड का, वो सिल्वर है तो पूरा सिल्वर का कॉइन, दैट इज व्हाट मोनोमेटालिज्म। बायमेटालिज्म यानी दो मेटल को कंबाइन करके बनाया हुआ। ओके, सो बाय का मतलब होता है टू। सो मोनोमेटालिज्म इज द सिस्टम अंडर विच द गवर्नमेंट कॉइन्स ओनली अ सिंगल मेटल एज अनलिमिटेड लीगल टेंडर, एंड बायमेटालिज्म मीन्स that is the combination of two metal. It is a monetary standard in which the value of the monetary unit is defined as equivalent either to a certain quantity of gold or to a certain quantity of silver। मतलब जिसमें पहले से डिसाइड रहेगा कि इतना क्वांटिटी गोल्ड है, इतना क्वांटिटी सिल्वर है और उसका बनाया हुआ कॉइन्स, ठीक है, दैट इज व्हाट बायोमेटालिज्म। तो टाइप्स ऑफ मेटालिक स्टैंडर्ड में मोनोमेटालिज्म यानी सिंगल मेटल का, बायोमेटालिज्म यानी दो मेटल का, और मल्टी मेटालिज्म आपको समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है। तो ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर हुई तो पहले हम मोनोमेटालिज्म का ही बनता था, बाद में बायोमेटालिज्म शुरू किए, मल्टी मेटालिज्म शुरू किए। तो अलग अलग स्टेट में कभी कभी तो एक स्टेट का करेंसी दूसरे स्टेट में नहीं चलता था, तब हमारे देश में मल्टी मेटालिज्म जब था तो जैसे महाराष्ट्र का कॉइन है वो एमपी में नहीं चलता था, क्योंकि वहाँ की शुद्धता और यहाँ की शुद्धता में बहुत डिफरेंसेस थे, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये बहुत सारी दिक्कतें होती थी मल्टी मेटालिज्म में भी। नेक्स्ट टाइप इज कंपेंसेटेड। कंपेंसेटेड मतलब
इसमें क्या होता है कि कॉम्पेंसेट करने के लिए जो क्वांटिटी है मेटेलिक कॉइन्स की वो वैरी करती थी, यानी बदलती थी अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्राइस ऑफ, सो दैट द वैल्यू ऑफ मनी में रिमेन स्टेबल। ठीक है, जो जनरल प्राइस लेवल था ना वो अगर चेंज हुआ तो इसमें क्या करते थे कि क्वांटिटी जो है मेटल की जो क्वांटिटी थी उसको चेंजेस किया जाता था, ताकि वो क्या करे कि वो स्टेबल रहे, मनी का जो वैल्यू है उसको स्टेबल रखने के लिए मेटालिक कॉइन्स की जो क्वांटिटी उसको कम ज़्यादा करते थे। वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्सिबली रिलेटेड टू प्राइस लेवल। इन सच केसेस द क्वांटिटी ऑफ मेटल इन द यूनिट वुड बी इंक्रीज टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ मनी बैक टू नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। मतलब सिंपल भाषा में कॉम्पनसेटेड मतलब कॉम्पनसेट करना, मतलब वैल्यू ऑफ मनी अगर गिर रही है तो क्वांटिटी ऑफ मेटल कॉइन्स को बढ़ा दिया जाता था ताकि वो उस वैल्यू को कॉम्पनसेट कर जाए। उसके बाद नेक्स्ट है सीमेटालिज्म। सीमेटालिज्म क्या है? इट्स द स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट बिकम्स इक्विवेलेंट टू बंडल ऑफ टू प्रीशियस मेटल्स। सी, इसमें कैसा था कि इसमें फिक्स नंबर ऑफ आउंस ऑफ गोल्ड। सीमेटालिज्म, आउंस ऑफ गोल्ड मतलब पहले आउंस मतलब जहाँ तक 248 ग्राम सोना मतलब 1 आउंस गोल्ड होता है, 248 ग्राम आई थिंक 248 ग्राम सोना इज इक्वल्स टू 1 आउंस। सो दिस इज व्हाट दिस इज द स्टैंडर्ड इंडेक्स। तो वो ये इस तरीके से डिसाइड कर लेना मेटालिक स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, कि 1 आउंस 2 आउंस, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का जब जन्म हुआ था तब वहाँ पर आउंस गोल्ड एक स्टैंडर्ड बनाया गया था और उसके हिसाब से ही लोगों को डॉलर्स में पैसे दिए जाते थे। सीमेटालिज्म इज अ टाइप ऑफ मॉनेटरी सिस्टम इन विच अ स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट इज इक्विवेलेंट टू अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आउंस ऑफ गोल्ड coupled with a fixed number of ounce of silver. The standard monetary unit becomes equivalent to a bundle of two precious metal combined in a fixed unchanging proportion. In contrast to the bimetallic system, the semetallism system does not fix a ratio of value between two metal but fixes the value of composite unit composed of a fixed quantity of each of two metals. So this was the type of metallic standard. The next is paper standard. Now the paper standard have three types: general paper standard, index number standard and fiat standard. Okay, so general paper standard यानी general paper standard is a standard which makes paper money in circulation. ठीक है, general paper standard यानी paper money which is fully inconvertible into gold or silver. Inconvertible है वो gold और silver में. However, paper money is convertible into metal or coins or less intrinsic value like copper, zinc, nickel, etc. Under this method, the issuing authority is not required to maintain gold or silver reserve against the paper currency issue. See, पहले अगर आपको पैसे छापने होते थे तो एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम हुआ करता था जिसको हम आगे देखने वाले। उसमें आपको अगर पेपर करेंसी को लोग पहले पेपर करेंसी को अगर लोग करेंसी नहीं मानते तो फिर क्या, तो बैकअप में पीछे कुछ गोल्ड रखा जाता था ऑलमोस्ट 40 ग्राम, यानी अगर आपको 100 रुपये छापने तो 40 रुपये का सोना आपके पास होना चाहिए एज ए गारंटी। तो जनरल पेपर स्टैंडर्ड मतलब एक जनरल पेपर मनी था सर्कुलेशंस में। उसके बाद इंडेक्स नंबर स्टैंडर्ड। सो इंडेक्स नंबर स्टैंडर्ड क्या है, तो ये प्रोपोगेटेड किया था इरविंग फिशर्स ने। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इफ़ द जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज। मतलब हियर द वैल्यू ऑफ मनी इज इस्टेब्लिश विन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, द टू आर इन्वर्सली रिलेटेड। उनका कहना है कि जैसे जैसे प्राइस लेवल जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होती है द वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज। मतलब इंडेक्स नंबर स्टैंडर्ड में उनका कहना था कि जैसे जैसे इकोनॉमी में अगर पैसे की लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं तो पैसे की वैल्यू घटती है, और अगर लिक्विडिटी कम करते हैं तो पैसे की वैल्यू बनी रहती है। ऐसा उन्होंने इसके बारे में कहा है।
will decrease and bring the value of money to its original, and quantity of money will reduce to the extent of increase in general price level. However, the standard faces difficulties. तो इंडेक्स नंबर स्टैंडर्ड यानी ये जनरल प्राइस लेवल पे डिपेंड रहता है, ऐसा उनका कहना है. Next, fiat standard. The fiat standard may be defined as a monetary system in which the value of purchasing power of the monetary unit is not kept equal to the value of specific quantity of particular metal or a group of metals. So fiat standard अभी हमने जो देखा पीछे fiat currency, तो fiat standard वही है. Fiat money is also known as paper money or electronic money, since there is nothing behind paper money but the obligation of a states to redeem it more paper or electronic. Fiat standard may originated in deliberate issue of medium of exchange which have negligible metallic value of themselves, which are not redeemable or designated ratio in particular commodity. Most of the world paper money is fiat money. Okay, so we'll discuss it in further also. अगर इसमें कोई भी डिफिकल्टी आती है तो पूछिए मुझसे आगे, और जो वीडियोस बनेंगे उसमें ये सारी चीज़ें और